नमस्कार, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये हमारा अंतिम भाग चल रहा है, 4 भाग हो चुके हैं। इस 5वें भाग में आपको आगे के क्वेश्चनों की जानकारी दी जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 4 भाग आप देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। इस भाग को आप कंप्लीट देखें ताकि कहीं कोई जानकारी अधूरी न रह जाए। हो सकता है जो आपने नहीं देखा वही परीक्षा में आ जाए, और आप देख चुके हैं। ये प्रश्न उसी तरह तैयार किए गए हैं जिस तरह से परीक्षा में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बार बार कहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है। पीछे के जो भाग हो चुके हैं उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके पीछे के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर आऊँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 81। निम्न में से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का कौन सा तथ्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा नहीं है ये बताना है कि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत के में कौन सा तथ्य नहीं दिया। पहला है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। कविता सत्य से 4 गुणी दूर है। इसका सही उत्तर होगा गह। कविता सत्य से 4 गुणी दूर है, ये तथ्य अनुकरण सिद्धांत का नहीं है। बाकी जो 3 है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, सही है बिल्कुल। कविता जगत की अनुकृति, ये भी बिल्कुल सही है। अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, पोएटिक्स एंड ऑन द सोल पुस्तकों के लेखक कौन है? 2 पुस्तकें हैं, एक पोएटिक्स है एंड ऑन द सोल। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है ये हमें बताना है। अरस्तु है, प्लेटो है, कोलरिज है या रिचर्ड्स है? और सही उत्तर है अरस्तु। पोएटिक्स और ऑन द सोल दोनों ही ग्रंथ किसने लिखे थे? अरस्तु ने लिखे थे। प्लेटो ने कविता को सत्य से कितना दूर माना है? ये प्रश्न बहुत ही खास है, कई बार आ चुका है। ये कितना दूर माना है, और इसमें बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेटो ने कविता को सत्य से 2 गुना दूर माना है। कितना दूर माना है? 2 गुना। सही उत्तर क्या है? ग है, 2 गुना। अगला देखते हैं, निम्न में से प्लेटो की रचना नहीं है। 4 रचनाएं, उनमें से कौन सी नहीं ये बताना है। इयोन, सिंपोजियम, द रिपब्लिक एंड पॉलिटिक्स। इन चारों में से कौन सी नहीं ये बताना है। आपको पता चल गया होगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है। घ नहीं है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स प्लेटो की नहीं है तो किसकी है? अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की। ठीक है। इयोन, सिंपोजियम और द रिपब्लिक, ये तीनों रचनाएं प्लेटो की हैं। अगला प्रश्न आता है, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपनी उपयोगिता रखती हो। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है या ड्राइडन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपनी कोई उपयोगिता या उपयोग रखती है। ये कथन अरस्तु ने कहा था। यानी कि अरस्तु के अनुसार हर चीज की अपनी उपयोगिता है, हर चीज सृष्टि में सुंदर है, सब वस्तुओं को अपना अपना महत्व होता है। अरस्तु का समय क्या है? ये प्रश्न आपको अवश्य आता होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अरस्तु का समय क्या है। जल्दी से बताइए, मैं 4 विकल्प भी नहीं पढ़ रही हूँ। आप बताइए कौन सा विकल्प सही है। यदि आपने सभी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, ध्यान से सुना पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं।
चलिए मैं बताती हूँ। अरस्तु का समय क्या है? 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। ये क्या जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है, 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न आता है, ओन द सबलाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ओन द सबलाइन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लोजाइनस। कौन है? लोजाइनस। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत भारतीय सिद्धांत है। ठीक है, इनमें से रिचर्ड का जो संप्रेषण सिद्धांत है इसकी तुलना कौन से भारतीय सिद्धांत से की गई ये बताना है, और सही उत्तर होगा साधारणीकरण। जो भट्ट नायक का सिद्धांत है उनके सिद्धांत से रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। लोजाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? लोजाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? भाषा को माना है, भाषा ज्ञान को माना है, या कवि प्रतिभा को माना है, या फिर कवि की विद्वता को माना है, या व्याकरण की जानकारी को माना है? लोजाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? कवि की प्रतिभा को। किसे माना है? कवि की प्रतिभा को माना है। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? लेंगर को, स्पिनगार्न को, या जॉन क्रो रैनसम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो जाता है जॉन क्रो रैनसम को। प्रोफेसर बूचर ने व्याख्या की, किसकी व्याख्या की थी प्रोफेसर बूचर ने? अभिव्यंजनावाद की थी, या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की थी, या फिर रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत की, या वस्तुनिष्ठ समीकरण की? प्रोफेसर बूचर, इन्होंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की थी। सही उत्तर क्या है? ख, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की। अगला क्या है देखते हैं। द सेक्रेड वर्ल्ड कृति के रचनाकार कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड, लोजाइनस, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ। सही उत्तर क्या है? टी.एस. इलियट। जादू यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? जादू यथार्थवाद, फ्रायड है, देरिदा है, कीट्स है, बुआओ है। जादू यथार्थवाद, इसके प्रतिष्ठापक हैं बुआओ। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? दाते, ब्रेडल, या फिर सास्यूर, या फिर जॉनसन। उत्तर संरचनावाद, इसके जो मुख्य विचारक हैं वो इन चारों में से हैं सास्यूर। कौन है? सास्यूर। अगला है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के अनुसार सुमेलित करे। मिलान करना है कि कौन सी कृति किसकी है। देखिए, एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। देखना है कौन सी रचना किसकी है। आइए रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, जॉन क्रो रैनसम और एलन टेट, इनमें से मिलान करते हैं। आइए रिचर्ड्स, इनकी जो रचना है वो है कौन सी है? द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक। द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक ये रिचर्ड्स की है। विलियम एम्पसन की है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी, ये विलियम एम्पसन की है। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम, इनकी जो कृति है वो है गॉड विदाउट थंडर, ये इनकी है। और एलन टेट की है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, ये एलन टेट है। इनको आप लिख लीजिए। ये जो रचनाएं हैं जल्दी से याद नहीं होती हैं, कौन सी रचना किस विद्वान की है, अतः आप इनको अवश्य लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आती हैं परीक्षा में। अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पाश्चात्य वादों को सही अनुक्रम कालानुक्रम है। कौन से कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आता है ये बताना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम कौन सा है या क्या है?
पाश्चात्यवाद है, संरचनावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और स्वच्छंदतावाद। इनमें सबसे पहले क्या आता है देखते हैं, स्वच्छंदतावाद आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है मार्क्सवाद, फिर आता है अस्तित्ववाद, उसके बाद आता है संरचनावाद। तो इस हिसाब से कौन सा सही विकल्प हुआ? ख उत्तर इसका सही है, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। ठीक है, अगला देखते हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? छायावाद पे, प्रयोगवाद पे, प्रगतिवाद या फिर नई कविता? और इसका सही उत्तर क्या है? छायावाद। अंग्रेजी का जो स्वच्छंदतावाद है उसका प्रभाव छायावादी काव्य धारा पर दिखाई देता है। द वेस्टलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? द वेस्टलैंड ये टी.एस. इलियट की पुस्तक है। किसकी है? टी.एस. इलियट की। वार एंड पीस उपन्यास किसका है? वार एंड पीस ये उपन्यास किसका है? टॉलस्टॉय। किसका है? टॉलस्टॉय का। वॉर एंड पीस किसका है? टॉलस्टॉय का उपन्यास है। लोजाइनस कहाँ के विचारक थे? लोजाइनस कहाँ के विचारक थे ये बताना है। रूस के थे, अमेरिका के थे, ग्रीक के थे, फिर फ्रांस के? लोजाइनस ग्रीक के विचारक थे। कहाँ के थे? ग्रीक के। अगला देखते हैं। रिचर्ड्स कहाँ के निवासी थे? रिचर्ड्स ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे। टी.एस. इलियट को द वेस्टलैंड पुस्तक पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये पुरस्कार? 1940 में मिला था, 1948 में, या 1945 में, या फिर 1950 में? द वेस्टलैंड पर नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का टी.एस. इलियट को 1948 में। ख विकल्प इसका सही है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सभी प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना, देखा होगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में किसी और विषय से संबंधित श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।